डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मराठा में पेशवाओं के काल को पढ़ने जा रहे हैं। एक बड़ा टॉपिक है पेशवा। चूंकि शिवाजी ने जो एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसका क्षेत्र मराठवाड़ा तक ही सीमित था और उनकी मृत्यु के बाद फिर मराठा साम्राज्य में पतन के लक्षण दृष्टिगोचर हुए और मराठा साम्राज्य का पुनर्उदय पेशवाओं ने किया। और पेशवाओं के काल में जब मराठा साम्राज्य का पुनर्उदय होता है तो शिवाजी के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य बन जाता है। इसलिए पेशवाओं का अध्ययन मराठा साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और हम लोग चाहेंगे कि इसका अध्ययन जो है विहंगम रूप से किया जाए और देखा जाए कि आखिर पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या प्रयत्न किए। अध्ययन के क्रम में आपको यह भी पता चलेगा कि मुगलों के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने की आशा जिन शक्तियों से की गई थी, या दूसरे शब्दों में मुगलों का स्थान कोई अगर ले सकता था भारत में तो वो मराठे ले सकते थे। और मराठों ने इसमें प्रयत्न किया लेकिन वो विफल हुए और तत्पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। तो अध्ययन में ये लाभ आपको होगा कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी, क्या हालात थे जिसके कारण मराठा जो थे वो भारत में मुगलों का स्थान न ले सके और भारत पुनः जो है एक विदेशी शक्ति का शिकार हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है और सिर्फ इस बात का जो अध्ययन आपको करने के लिए पूरा पेशवाओं के काल के घटनाक्रमों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक अच्छे ढंग से पेशवाओं के काल का अध्ययन करने के लिए शुरुआत आज करते हैं। इस क्रम में आपको जो बातें समझनी है वो ये कि शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी की जब मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में, तो इसके पश्चात जो है कमजोर उत्तराधिकारियों का काल आया। इस कमजोर उत्तराधिकारी में कौन थे? तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संभाजी थे, राजा राम थे, शिवाजी द्वितीय थे और फिर शाहू। तो ये जो शाहू का पीरियड था, ये 1707 के बाद आपने क्या देखा था कि गृह युद्ध शुरू हुआ और यह गृह युद्ध किसके साथ हुआ? तो शाहू का ताराबाई के साथ हुआ, है ना। शाहू और ताराबाई में यह गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध में जो शिवाजी द्वितीय थे, जिसकी संरक्षिका ताराबाई थी, इसने अपने आप को सीमित कर लिया और अब शाहू जो थे वो वास्तविक मराठा छत्रपति बने। ठीक है, तो यहां पर देखना ये इसको शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पूरा
शिवाजी के उत्तराधिकारी में हम लोग कल के क्लास में उस बातों को पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको दोहराना यहाँ उचित नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक सब्जेक्ट के डिमांड की वजह से इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ताकि सब्जेक्ट की शुरुआत हो जाए, पेशवाओं की शुरुआत हो जाए। तो पेशवाओं की शुरुआत कैसे हुई, ये परिस्थिति आपको बताना पड़ेगा पेशवाओं के काल के लिए। तो शुरुआत ऐसी होती है, आरंभ ऐसे होता है कि जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होती है तो उनके जो भी उत्तराधिकारी थे वो शिवाजी के समान योग नहीं थे। जैसे 80 से 89 तक हम लोगों ने देखा संभाजी को, जो उनके बड़े पुत्र थे, तो उनको अपने सामंतों से ही, अपने सरदारों से ही नहीं बन पाया। उनकी जो नीतियां थी, उस नीतियों के कारण विदेशी शक्तियां भी उसके विरुद्ध हो गई। जो औरंगजेब उस समय का मुगल शासक था वो भी उसके विरुद्ध हो गया। क्यों उसके विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय को उसने शरण दी थी, और इसी कारण से संभाजी का अंत हुआ। अब उसके बाद दूसरे जो राजा बने मृत्यु के बाद, वो राजा राम। तो राजा राम को भी जो है, चूंकि औरंगजेब ने ये अब मान लिया था कि हमको मराठों के साथ युद्ध करना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो शिवाजी के काल में युद्ध बंद हो चुका था मुगलों के साथ, वो संभाजी के कारण से वो युद्ध फिर शुरू हो गया, और राजा राम को मुगलों का सामना करना पड़ा। इसलिए राजा राम अपनी शक्ति नहीं बना पाए। और फिर जब 1695 में उनकी मृत्यु, 1700 में उनकी जब मृत्यु हुई, तो इनके पुत्र शिवाजी द्वितीय, यानी किसके, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क थे। तो उनकी माता जो थी ताराबाई, वो जो है संरक्षिका बन के शासक बनी। और इसी समय संभाजी के जो पुत्र थे शाहू, वो मुगलों के कैद में थे। तो दोनों भाइयों के दो दावेदार 1700 ईस्वी में उभर करके सामने आए। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो अगला जो मुगल बादशाह बहादुर शाह था प्रथम, तो उसने मराठा समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय निकाला कि ताराबाई का एक प्रतिद्वंदी खड़ा करना चाहता था वो, और वो प्रतिद्वंदी के रूप में मुगलों के पास ही वो व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था, तो शाहू। तो शाहू को कैद से मुक्त कर दिया, कैदी से मुक्त नहीं किया, बल्कि उसको मराठवाड़ा का छत्रपति स्वीकार कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में मराठा में क्या हो जाता है, शिवाजी द्वितीय जिसकी संरक्षिका ताराबाई थी, और दूसरी तरफ शाहू, ये दोनों जो थे वो प्रतिद्वंदी बन करके उभर कर सामने आए। शाहू जो है संभाजी के पुत्र, और शिवाजी द्वितीय किसके, राजा राम के। यानी दोनों शाहू और राजा शिवाजी द्वितीय शिवाजी के कौन हुए, तो दोनों पोता हुए। और ऐसी परिस्थिति में मराठा शक्ति जो है वो आपस में युद्ध करके समाप्त हो गई। और तब शाहू ने जो है वास्तविक मराठा छत्रपति की पदवी जो है धारण की, यानी वास्तविक राजा बने। लेकिन यहां पर यह ध्यातव्य है या ध्यान देने योग्य है कि शाहू के समय में जो मराठवाड़ा की स्थिति थी वो विषम हो गई थी। विषम कैसे हो गई थी कि बहुत सारे मराठे सरदार जो थे, जिसको शिवाजी ने संगठित किया था, एक हार में पिरोया था, वो हार पुनः टूट गया था। यानी मराठे सरदार पुनः पूर्व की स्थिति में आ गए थे, यानी स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। तो शाहू के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन बिखरे हुए मराठा सरदारों को कैसे एकीकृत किया जाए, कैसे एक किया जाए, कैसे सभी मराठा सरदार हमें छत्रपति मान ले। छत्रपति का मतलब राजा मान ले। तो शाहू का अगर पीरियड आप देखिए, ये तो ये 1707 से लेकर करके आपको 1749 ईस्वी तक है, ठीक है। यानी ये ही जो थे मराठवाड़ा के छत्रपति थे। ये साथ भी चलता रहा, कौन सा, ताराबाई वाला, शिवाजी द्वितीय वाला। लेकिन ये अब प्रतिद्वंदी नहीं रहा, अपने आप को एक सीमित क्षेत्र में जो है वो केंद्रित किए हुए रहा।
और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बीच बीच में कभी कभी हुआ, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। प्रभावशीलता में 1707 से लेकर 1749 तक शाहू ही छत्रपति रहे, लेकिन एक अंतर के साथ। अंतर क्या था कि शाहू ने पेशवा पर अधिक भरोसा किया। ठीक है, और सारा काम पेशवा ही देखा करते थे। तो इस प्रकार से जो ये पीरियड है 1707 से 1749 तक, इसमें व्यवहारिक प्लस वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गई। अब देखिए 1749 में एक घटना घटती है, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि, इस संधि के द्वारा जो है वो छत्रपति ने, जो छत्रपति थे, उसने अपनी संप्रभुता त्याग दी। और अब ये संप्रभुता किसके पास आ गया? पेशवा ने धारण कर लिया। इस प्रकार से देखा जाए तो पेशवा अब, यानी सुगौली की संधि के बाद वैधानिक, पहले तो वास्तविक थे, अब लीगली हो गए, वो वैधानिक प्लस वास्तविक शासक बन गए। अब इस बात को आपको समझना है कि जो 1707 से के बाद जो पीरियड है, वो 1707 से 1749 तक का जो पीरियड शाहू रहे, शाहू छत्रपति रहे, लेकिन शाहू ने शासन कार्यों को नहीं किया। शाहू शासक थे। अगर शिवाजी से शाहू की तुलना किया जाए तो शिवाजी स्वयं सब काम को देखते थे। उसके अष्टप्रधान क्या थे? एक सचिव के समान थे, खुद सैनिक अभियान करते थे। अशिक्षित होने के कारण जो है वो पेशवा को उनके समय में ज्यादा महत्व दिया जाता था। क्यों? कि लिखित रूप से जो चीजों को पढ़े और गलत काम हमसे ना हो, सिर्फ यही महत्व था पेशवा का। लेकिन शाहू के समय में आकर करके ये परिस्थितियां परिवर्तित कर गई कि अब शाहू कोई काम नहीं करने लगा, ना ही सैनिक अभियान, न ही कोई कूटनीतिक संबंध, और न ही कोई पत्राचार, और न ही कोई कार्यालय का। ये सब के सब पेशवाओं के द्वारा होने लगा, और सिर्फ छत्रपति एक प्रकार से सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति बन गया। लेकिन संप्रभुता अभी भी जो थी वो छत्रपति के हाथ में। पेशवा व्यवहारिक शासक बन गया, लेकिन वैधानिक शासक नहीं बना। वैधानिक शासक कब बना? तो सुगौली की संधि के बाद। सुगौली की संधि में छत्रपति ने अपनी वैधानिकता को त्याग दिया कि अब मराठवाड़ा में यह मराठा शक्ति का संप्रभु और वास्तविक शासक छत्रपति नहीं होगा, बल्कि पेशवा होगा। तो यहां पर एक सेंटेंस ले लीजिए कि 1707 से लेकर के 1749 तक पेशवा व्यवहारिक शासक रहा, और 1749 से लेकर के 1818 तक पेशवा व्यवहारिक के साथ साथ वैधानिक शासक बना।
सुगौली की संधि के बाद। सुगौली की संधि के बाद हम सफल हो रहे हैं आपको समझाने में। जो एक टेंशन था कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे, तो हमको अब लग रहा है कि नहीं, हम ठीक से चल रहे हैं। अब देखिए अगला पड़ाव क्या होगा। हमको पढ़ना इस ढंग से है कि पेशवा आपको पूरा का पूरा, जैसे पूर्व में मराठा के बारे में जितनी चीजों को आपने पढ़ा याद हो गया, उसी ढंग से ये टॉपिक भी चाहते हैं कि आपको याद हो जाए। तो इसमें एक कड़ी ये है कि हम संपूर्ण पेशवाओं को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि कौन कौन पेशवा थे और उनका पीरियड क्या था, ये सबसे पहले आपके मस्तिष्क में बैठाना चाहते हैं। तो वो देखिए, तो एक शीर्षक बनाते हैं और वो शीर्षक होगा पेशवाओं का कर्म, यानी कौन कौन पेशवा कैसे कैसे हुए। ठीक है, तो इसको याद करते हुए भी चलिएगा। सबसे पहले पेशवा जो हुए वो बालाजी विश्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये आदमी छोड़कर पढ़ता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन से राइज किया जाता है। ये एक्चुअली में 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। हम बताएंगे इनको जब एक्सप्लेन करेंगे तब कि 1707 से नहीं 1713 से कैसे, तो वो बाद में। पेशवा के पद पर वो 1713 में बहाल हुए और कब तक, अपने मृत्यु तक 1720 तक रहे। उसके बाद दूसरा जो था वो बाजीराव प्रथम। कौन? बाजीराव प्रथम। सर पेशवाओं कर दीजिए, पेशवाओं होता अच्छा करते हैं कि टोक देते हैं, ठीक है ना। पेशवाओं का काल मिस कर जाता है। उसके बाद 1720 से 1740 ईस्वी तक इनका पीरियड रहा। ठीक है। तीसरा जो पेशवा हुए वो बालाजी बाजीराव। ये 1740 ईस्वी से लेकर के 1762 ईस्वी तक रहे, 61 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद चौथा पेशवा जो बने वो माधवराव। ये 1762 से लेकर के 1772 ईस्वी तक रहे। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो पेशवा बने वो बने नारायण राव। ये 1772 से लेकर के 1773 तक मात्र 1 वर्ष तक रहे। उसके बाद छठा पेशवा बने माधवराव नारायण। ये 1773 से जो है वो 1795 ईस्वी तक पेशवा रहे। उसके बाद सातवां पेशवा जो बने वो बाजीराव द्वितीय। ठीक है। ये 1795 से लेकर करके 1818 ईस्वी तक पेशवा रहे। इस प्रकार से पेशवाओं में कुल संख्या कितनी है? 7। ये आपको याद करना होगा। ये बहुत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि क्रोनिकल वाइज सजाने के लिए आपको एग्जामिनेशंस में पीटी में दे सकता है। दूसरा इसका महत्व ये है कि जब तक इसको पूरा आप समझिएगा नहीं, तब तक जो है पेशवाओं के क्रियाकलाप को आप ठीक से जान नहीं पाइएगा। हम बारी बारी से हर पेशवा के बारे में उठाते हैं, पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और बता दें जो आपके अध्ययन में बहुत सहयोग करेगा। वो ये कि ये सब पिता पुत्र हैं एक दूसरे। हाँ, थोड़ा सा समझना होगा। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव। ठीक है। इनके पुत्र नारायण राव, नारायण राव के पुत्र जो है माधवराव नारायण। यहां तक ठीक है।
यहां तक ठीक है। यहां एक नाम आता है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो नाम आता है रघोवा का। रघोवा को का मतलब हुआ रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव माधव राव का जो है, सॉरी इससे आप जोड़िए, ये तो पुत्र है। नारायण राव का ये जो था वो भाई था, माधव राव का चचा। यानी माधव राव का कौन हो गया ये? चचा। चचा। वेरी गुड। अब देखिए यहां से यही वो क्षण है जिस क्षण में मराठा कमजोर हुए। तो थोड़ा सा पहले बता देते हैं, फिर बाद में बीच में भी आएगा तो आप उसको जानिएगा कि यहां पर जो इसकी मृत्यु हुई तो माधव राव नारायण तो बन गया, लेकिन महत्वाकांक्षा रघुवा में बन गया था कि हम जो है वो पेशवा बने, लेकिन पेशवा जो है वो नहीं बन पाया। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया कि नारायण राव जो नहीं जी, ये माधव राव का ये हुआ, ये यहां जो है गलत हम बता रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। ये नारायण राव का पुत्र हुआ ये, ठीक है। माधव राव का पुत्र हुआ नारायण राव, ठीक है ना। तो नारायण राव का ही जो है ये भाई हुआ, वही था। अब देखिए इसी समय से पेशवा बनने का शौक हो गया था। किसको? रघुवा। हाँ, इस कारण से इस रघुवा ने इसकी जो है, नहीं फिर गलत हो गया, ये माधव राव का भाई था, वही तो गलत हो रहा है। ये किसका भाई था? रघुवा माधव राव का भाई था। तो इसी समय ये रघुवा पेशवा बनना चाहता था, लेकिन नारायण राव को बना दिया गया, यानी माधव राव के पुत्र को बना दिया गया पेशवा। ऐसी परिस्थिति में रघुनाथ राव ने क्या करवा दी? हत्या करवा दी नारायण राव की। और कुछ दिन के लिए ये रघुनाथ राव बन गया पेशवा, लेकिन उसी समय जो है वो माधव राव की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र जन्म लेता है तो एक बड़ा भाई या बड़ भाई कहा जाता है, जिसका हेड जो था वो नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस, इसके साथ कुल 12 लोग थे। 12 की संख्या की वजह से बड़ भाई कहा गया है इसको। तो ये 12 लोगों की बड़ भाई जो है परिषद बनी, और पेशवा कौन बन गया? माधव राव नारायण। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई? बड़ भाई के पास में। बात समझ में आई? इसमें 12 मराठा सरदार थे, और तब जो है 73 से लेकर 95 तक वास्तविक शक्ति का नियंत्रण करता बड़ भाई था। और इस पीरियड में जो ये जो देख रहे हैं 73 से लेकर 95 तक का पीरियड, ठीक है, इस पीरियड में ही जो रघुवा था वो अंग्रेजों से मिलकर मराठों को कमजोर कर रहा था। और इसी पीरियड में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो रघुवा के कारण हुआ था, और जिसके वजह से मराठा शक्ति जो है पतनशील होता हुआ चला गया, क्योंकि मराठा आपस में ही लड़ने लगे। और जब 1795 में इसका रघुवा की मृत्यु होती है 1795 में, तब उसके बाद माधव नारायण की मृत्यु होती है, तब उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो बनता है पेशवा, तो ये माधवराव नारायण का पुत्र नहीं था। ये किसका पुत्र था? तो ये रघुवा का पुत्र था। यही हमको बताना था। रघुवा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो ये अलग से पढ़ने के क्रम में जो है भूल जाते हैं हम, इसलिए जो है इसको इसी क्रम में हम इसको एक्सप्लेन किए कि बाकी जितने हैं वो सब के सब कौन है? पिता के बाद पुत्र बना है, लेकिन अंतिम जो शासक है पेशवा, वो पूर्व के शासक माधव नारायण का पुत्र नहीं था,
बल्कि रघोवा का पुत्र था। क्लियर? एक तरह से भतीजा हो गया। हाँ, तो इसको लिखिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 7 पेशवाओं के क्रम के हिसाब से एक एक करके देखेंगे कि किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कौन कौन से काम किए। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि किस पेशवाओं के काल में कौन सा घटना घटा। तो उसमें सबसे पहला जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहू को स्थायित्व प्रदान करने में या मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में बालाजी विश्वनाथ की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हम लोग देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने कौन से काम किए जिससे मराठा साम्राज्य जो है वो फिर से पुनर्स्थापित हुआ और फिर से उसका वैभव लौट कर करके आएगा। तो जहां तक बालाजी विश्वनाथ का प्रश्न है, तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हम लोग को ये कि ये धनाजी यादव के यहां 1699 से 1708 तक, 1699 से 1708 तक बालाजी विश्वनाथ यादव और यादव अलग होता है सर। हाँ, इनकी सेवा में थे। ठीक है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ 1708 में शाहू की सेवा में आए। और शाहू ने सेवा में आए तो 1708 से लेकर करके 1713 ईस्वी तक ये सेना करता रहे। उसके बाद 1713 से लेकर करके 1720 ईस्वी तक ये पेशवा के पद पर रहे। और जो पेशवा के पद पर रहे तो इन्होंने 2 काम किया। कितना काम किया? 2 महत्वपूर्ण काम किया। पहला काम तो ये किया कि मराठा सरदारों को संगठित किया। ठीक है। और दूसरा काम ये किया कि मुगलों के मामले में हस्तक्षेप किया। इन दोनों में क्या किया साहब? कि कृष्ण खातकलकर उसके बाद धनाजी थोरट, उसके बाद साहू जी निम्बालकर, और उदय जी चौहान।
और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो कान्हे जी आंग्रे। इन सभी को साहू के अधीन लाए और मुगल दरबार में क्या हस्तक्षेप किया कि हुसैन अली खां से समझौता किया और इस समझौते का अनुमोदन रफी उद दर्जात से करवाया और जो समझौते में बातें शामिल थी उसमें दक्कन के 6 सूबों का चौथ प्लस सरदेशमुखी उन्होंने प्राप्त कर लिया। दूसरा 10 लाख वार्षिक प्लस 15,000 सैनिक सहायता। देना स्वीकार कर लिया। इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को समझते हैं हम लोग कि आखिर बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया। तो शाहू जब छत्रपति बने या मराठवाड़ा के राजा बने, उनके सामने स्थितियां काफी विषम थी। विषम क्या कैसी थी कि पूर्व का जो छत्रपति था यानी शिवाजी द्वितीय, जिसकी संरक्षिका ताराबाई थी, वो कमजोर शासिका थी। शासन करने की योग्यता शिवाजी के समान नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि मराठे सरदार फिर उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में शिवाजी के संगठन बनाने से पहले था। अर्थात अधिकांश मराठे सरदार जो है स्वतंत्र हो गए। तो जिन मोतियों को पिरो करके एक माला शिवाजी ने बनाया था, वो माला टूट चुका था। इसलिए ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये कि मराठों के बीच एकता कैसे स्थापित की जाए। सिर्फ उनकी चाची ताराबाई ही चैलेंज नहीं थी, बल्कि मराठा सरदार भी एक चुनौती थी। तो ताराबाई को तो पराजित करके शाहू ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि तुम सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करो, सारे मराठवाड़ा पर तुम्हारा दावा नहीं होगा और सारे मराठवाड़ा पर हम यानी शाहू शासन करेंगे। लेकिन मराठा सरदार इतने आसानी से तैयार होने वाले नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में शाहू ने जो काम किया वो ये कि बालाजी विश्वनाथ उनके जीवन में आते हैं। बालाजी विश्वनाथ का जहां तक प्रश्न है तो ये धनाजी जाधव जो एक प्रमुख मराठा सरदार थे, उनकी सेवा में 1699 से 1708 ईस्वी तक रहे। कुछ अनबन होने के कारण बालाजी विश्वनाथ 1708 में शाहू की सेवा में चले आते हैं। शाहू की सेवा में जब वो आते हैं तो शाहू उनको पेशवा नहीं बनाता है, बल्कि सेनाकर्ते का एक पद सृजित करता है। सेनाकर्ते का मतलब ये हुआ कि सारे सेनाओं का प्रमुख, राज का प्रमुख नहीं, राज का प्रमुख पेशवा था, सारे सेनाओं का प्रमुख।
और इस पद पर रह करके 1708 से लेकर 13 तक जो सेना करते के पद पर रहे वो, तो इस पद पर रह करके जो छोटे छोटे मराठा सरदार थे उनको संगठित किया। जब साहू को इस बात का यकीन हो गया कि बालाजी विश्वनाथ में संगठन के अचूक गुण हैं, बहुत बड़ा संगठन करता है, तब विश्वास होने के बाद 1713 ईस्वी में इनको पेशवा बना देता है। कौन? शाहू। और 1713 से 20 तक वो पेशवा के पद पर रहते हैं। अब यहां पर अंतर है कि शिवाजी के टाइम में भी पेशवा का पद था, शाहू के समय में भी पेशवा का पद था, लेकिन दोनों के समय में एक महान अंतर था कि शिवाजी के समय में जो पेशवा थे वो शिवाजी के सचिव थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय में जो पेशवा का पद शाहू के समय में बालाजी विश्वनाथ ने जो पेशवा का पद धारण किया, तो अभी अभी पूर्व के इस क्लास में हम बता चुके हैं कि ये वास्तविक शक्ति का प्रयोगकर्ता बन गया। अब उसको शाहू से या मराठा छत्रपति से पूछ करके काम करने की आवश्यकता नहीं थी। यानी बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शक्तियों का उपभोग किया, सचिव के रूप में शक्तियों का उपभोग नहीं किया। क्लियर? अब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने काम क्या किया? तो दो काम किया, आप अगर गौर से देखिएगा तो पहला तो बहुत सारे मराठा सरदार थे, छोटे छोटे थे, उनको सबको संगठित कर लिया। कुछ मराठा सरदार जो थे वो काफी शक्तिशाली थे। उनमें जो नाम आता है वो कृष्णराव खातलकर, धनाजी थोरट, शाहजी निम्बालकर, उदयजी चौहान, इन लोग के साथ बजाबता युद्ध होता है। और ऐसी परिस्थिति में ये लोग शाहू की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। और ये जो कान्हे जी आंग्रो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इनके पास जल बेड़ा था, यानी शिवाजी को जो जल शक्ति थी वो उसका उत्तराधिकारी एक्चुअली में यही थे, और ये जिंजी में प्रभावशाली थे। जिंजी में किनकी आबादी थी? तो सिद्धियों की आबादी थी। किसकी? सिद्धियों। सिद्धि एक जाति थी। आप जानते हैं कि शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान जिंजी था और सिद्धियों को उन्होंने अपने नियंत्रण में किया था, लेकिन शिवाजी की मौत के बाद फिर वो स्वतंत्र हो गए। और जो कान्होजी आंग्रे थे वो उसी क्षेत्र में नौसैनिक बल अपना बढ़ाते रहे। तो बालाजी विश्वनाथ ने कान्होजी आंग्रे को पराजित किया युद्ध में, और जब पराजित हो गए तो उनके क्षेत्र को जीता नहीं बल्कि उनके क्षेत्र को वापस कर दिया और उन्हें मराठा प्रशासन में शामिल कर दिया, और जो नौसेना का प्रमुख था वो पद दे दिया। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि सिद्धियों का उन्मूलन हमेशा के लिए हो गया। अब कान्होजी आंग्रे के रहते हुए जब तक हैं तब तक सिद्धि विद्रोह नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार मराठवाड़ा जो एक बिखर चुका था, बालाजी विश्वनाथ ने उन्हें पुनः संगठित कर दिया, मराठा सरदारों को शाहू की अधीनता स्वीकार कराकर। इसमें बहुत सारे मराठा सरदार स्वेच्छा से स्वीकार किए, और जो महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे जिसका नाम बोर्ड पर हमने लिखा है, उनको युद्ध के माध्यम से छत्रपति की अधीनता जो है स्वीकार करने के लिए बात किया। तो जो मराठा साम्राज्य टूट चुका था उसको फिर से संगठित किया। क्लियर? लेकिन ये बालाजी विश्वनाथ का मराठवाड़ा के क्षेत्र में आंतरिक सुधार था, आंतरिक रूप से संगठित किया। अभी उन्हें विदेशी शक्तियों से, यहां पर विदेशी शक्तियां का अर्थ है मुगल, ठीक है, ब्रिटेन नहीं, अपना लोहा मनवाना था, यानी उनसे अपने आप को वैधानिकता प्रदान करवानी थी कि अब शाहू के वैधानिकता को आप मान लीजिए। तो इसका भी अवसर मिला बालाजी विश्वनाथ को 1719 ईस्वी में। 1719 ईस्वी में कैसे अवसर मिला वो थोड़ा सा आपको मुगल दरबार जो पूर्व में उत्तरवर्ती मुगल काल हम पढ़ा चुके हैं वहां आपको जाना पड़ेगा। दौर क्या था? फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का पीरियड क्या था? तो 1716 से लेकर करके 1719 ईस्वी।
फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं में दो व्यक्ति शामिल थे, अब्दुल्ला हसन अली खां और हसन अली खां और अब्दुल्ला हुसैन अली खां। ये दोनों भाई थे। हसन अली खां बड़ा भाई और हुसैन अली खां छोटा भाई। हसन अली खां जो था वो इलाहाबाद का उप दीवान था और हुसैन अली खां पटना का दीवान था। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। तो इन लोगों ने जहांदार शाह को अपदस्थ करके फर्रुखसियर को बनाया था बादशाह, मुगल बादशाह। लेकिन फर्रुखसियर हिंदुस्तानी दल के चक्कर में नहीं पड़ के तुरानी दल के चक्कर में पड़ गया और तुरानी सरदारों को प्रश्रय देने लगा, जिससे सैयद बंधु जो थे वो फर्रुखसियर से नाखुश रहने लगे। और 1719 ईस्वी तक आते आते समस्या इतनी बढ़ गई कि सैयद बंधुओं को अपने अस्तित्व पर संकट आ गया। और इसी पीरियड में आपको पता होगा कि हुसैन अली खां को दरबार से भगा करके हैदराबाद भेज दिया था फर्रुखसियर ने। किस लिए? कि हम हसन अली खां को षड्यंत्र के तहत यहां मार दें और फिर हुसैन अली खां को मार दें। जब हुसैन अली खां को दक्कन में इसकी सूचना मिली कि फर्रुखसियर हम दोनों भाइयों के विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहा है, तब उसने शाहू के साथ समझौता कर लिया, यानी बालाजी विश्वनाथ के साथ समझौता कर लिया। और वो जो समझौता हुआ, यहां पर आपको ये चीज देखना होगा कि जो हुसैन अली खां से और बालाजी विश्वनाथ या साहू से जो समझौता हुआ, तो इस यहां पर टेक्निकली बात है कि इस समझौते पर किस मुगल शासक ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते पर फर्रुखसियर ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस समझौते पर फर्रुखसियर के बाद जो शासक बना रफीउद्दर्जाज, उसने हस्ताक्षर किए थे। क्यों? कि ऑन द बिहाफ मुगल सम्राट इसने सिग्नेचर समझौता कर लिया। क्यों किया? कि हम मुगल सम्राट के दक्कन में प्रतिनिधि हैं, इस आधार पर कर रहे हैं। और क्या कि मुगल दरबार षड्यंत्रों का केंद्र है, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए। अगर साथ दीजिएगा तो जो दक्कन के 6 सूबे हैं वो आपको हम दे देंगे और उसका चौथ और सदस्यमुखी भी आप वसूल कीजिएगा, और मराठवाड़ा का शासक हम मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो कि समझौता में वैधानिकता मिल गई। किसको? शाहू को, बालाजी विश्वनाथ को। अब दूसरा काम क्या कि बदले में बालाजी विश्वनाथ ये साहू ने क्या किया कि हम 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे मुगल बादशाह को, यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और 15,000 की सेना हमेशा तैयार रखेंगे, आप जिस समय चाहिए आप लेकर के चले जाइए। तो इसी सेना को लेकर के, मराठा के इसी सेना को लेकर करके हुसैन अली खां दिल्ली गया और दिल्ली में जाके फर्रुखसियर को पकड़ करके लात घूसों से पीटा और झूठा नोचा, नंगा कर दिया और उसकी आंखें निकलवा ली और फिर मार दिया। और ये जो समझौता उसने किया था दक्कन में, तो जो अगला बादशाह अपने नियंत्रण में बनाया रफीउद्दर्जाज, उसको वैलिडिटी दे दी, सिग्नेचर कर दिया। तो इसीलिए इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो समझौता बालाजी विश्वनाथ ने करवाया, ये मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। मैग्ना कार्टा कैसे साबित हुआ? कि अब मराठा शक्ति को वैधानिकता मिल गई। किसके माध्यम से? मुगलों के माध्यम से। क्लियर? तो ये हुआ आपका बालाजी विश्वनाथ का पूरा बात। अब देख लीजिए कि पूरी बात समझ में आई कि नहीं। आपको इतनी ही बात जाननी है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए अगला जो शासक बनते, ये थोड़ा बड़ा है, वह है बाजीराव प्रथम। दूसरा पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव इनका जो पीरियड है वो 1720 से लेकर करके 1740 ईस्वी। तो ये जो थे बाजीराव प्रथम कौन थे? तो बालाजी
विश्वनाथ के पुत्र थे, है ना? विश्वनाथ के पुत्र। और इनको कहा जाता है कि मराठा शक्ति का द्वितीय संस्थापक। ऑब्जेक्टिवली भी कुछ बात बता दे रहे हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छा से याद रहे। और इन्होंने ही कहा था कि इन पेड़ों के तने इन पेड़ों के सूखे तनों पर प्रहार करो, शाखाएं तो खुद गिर जाएंगी। खुद गिर जाएगी। ठीक है। इस पर शाहू ने उत्तर दिया था कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं, आप निश्चित ही मराठा पताका कटक से अटक तक फहरा देंगे। अटक तक फहरा देंगे। ठीक है। तो जब बालाजी विश्वनाथ के साथ बाजीराव प्रथम पेशवा बने तो इनके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, और दूसरी बात ये कि मराठा शक्ति के द्वितीय संस्थापक थे। मराठा शक्ति का द्वितीय संस्थापक क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जितना बड़ा साम्राज्य शिवाजी का था उतना तो इन्होंने पूरा कर ही दिया, उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों को विजित करके मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। और मराठा साम्राज्य शिवाजी से भी बड़ा साम्राज्य बन गया। यहां पर एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा जो कंफ्यूज करेंगे इस व्याख्या की वजह से आप, वो ये कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ? तो उसका जवाब बाजीराव प्रथम नहीं होगा। बाजीराव प्रथम के साथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार जो होगा ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस, वो बालाजी बाजीराव जो इसके बाद के पेशवा होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने बहुत विस्तार किया, नो डाउट, लेकिन उस विस्तार को बालाजी बाजीराव ने अब चुन रखा और उसके साथ और क्षेत्रों को उसमें शामिल कर लिया। तो जो चरमोत्कर्ष पर मराठा साम्राज्य पहुंचा वो बालाजी बाजीराव के समय में पहुंचा। इस कारण से कहते हैं कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ? तो बालाजी बाजीराव। तो ये कंफ्यूजन को अपने पास रखिएगा। ये बात समझ गए कि नहीं आप? अब देखिए कि ये काफी योग्य व्यक्ति थे, काफी महत्वाकांक्षी थे। अपने पिता के साथ बहुत सारे कूटनीतिक अभियानों में, सैनिक अभियानों में भाग ले चुके थे। मुगलों का सामना कर चुके थे ये। क्यों? क्योंकि अपने पिता के साथ मुगल दरबार में 1719 ईस्वी में जा चुके थे, मुगलों को देख चुके थे। तो उन्होंने मुगलों के बारे में कहा। ये कोटेशंस भी आपको दे देगा, तो आप समझे हुए नहीं रहिएगा तो फिर आप उसका अर्थ
यहां पर पेड़ किसको बोल रहा है? मुगल मुगल को। तो पेड़ का तना बोल रहा है कि माने मुगल कौन है? पेड़ के तना के समान है। तो तन में सूख गया है, अब उसकी शाखाओं का मतलब यहां पर क्या हुआ? जैसे हैदराबाद का निजाम, अवध का जो शासक था, क्या नाम था उसका, अवध के नवाब का, इसका हुआ हैदराबाद का निजामुल चिलखिज खां, सादत खां बुरहान मुल्क अवध का, निजामुल मुल्क चिलखिज का हो गया हैदराबाद का, और अवध का बताइए ना, ऐसा कभी होता है? बंगाल का मुर्शिद कुली खान, ठीक है, और अवध का आसफुद्दौला तो बाद में बनता है, नहीं सुजाउद्दौला ही बाद में बनता है। उसका नाम नहीं याद है सर, नाम याद है। अच्छा खैर छोड़िए, नाम वो उतनी होगा। तो ये सब शाखे थी, कौन सब? ये सब बंगाल, अवध और निजाम। तो इनको हम अगर इस पर प्रहार करेंगे, इनको हरा देंगे, तो शाखाएं यानी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी और पूरे भारत पर हमारा कब्जा होगा। तो इस पर शाहू ने क्या कहा था कि हाँ हमें आप पर यकीन है। क्यों? क्योंकि आपके योग पिता के योग पुत्र हैं और आप मराठा पताका का मतलब झंडा, तो झंडा जहां गड़ गया माने वो उसके अधिकार में चला गया। तो मराठा पताका कटक से, कटक कहाँ है? उड़ीसा में, और अटक अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। तो अटक तक यानी कटक से अटक तक मराठा का साम्राज्य, यानी संपूर्ण भारत मराठा का साम्राज्य। और ये जो वार्तालाप था, ये जो उक्ति थी, इसको पेशवा ने कर दिखाया। अब बारी बारी से घटनाओं को हम देखते हैं कि कैसे। जैसे पहला जो मामला है निजाम के साथ संबंध, निजाम के साथ सादत खां बुरहान मुल्क, सही बात। अब देखिए ये पूरा लिखेंगे तो बोर्ड पे हो नहीं पाएगा, मटेरियल्स दिया हुआ है। निजाम के साथ क्या हुआ यहां आपको समझना होगा कि निजाम ने गलती क्या की। तो आपको पता होगा कि जो कोल्हापुर था जहां ताराबाई रह रही थी अभी, यानी दूसरा गुट था, यानी शिवाजी द्वितीय का जो गुट था, तो वो वहां संभाजी द्वितीय अब आ गए थे कोल्हापुर में। ये जो शासन कर रहे थे शाहू कहां से? सतारा से। सतारा हेडक्वार्टर अभी था, और इनके प्रतिद्वंदियों का जो हेडक्वार्टर था वो कोल्हापुर था। यानी कोल्हापुर को छोड़ करके शाहू का सारे मराठवाड़ा पर अधिकार था, और कोल्हापुर पर ताराबाई और उसके वंशजों का अधिकार था। तो निजाम क्या कर रहा था कि जो कोल्हापुर का मराठा गुट था उसको प्रोत्साहित कर रहा था कि तुम दावा करो। तो ऐसी परिस्थिति में बाजीराव प्रथम ने 7 मार्च 1728 ईस्वी को आक्रमण कर दिया निजाम पर कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी को उकसा रहे हो, तो हम तुम्ही को ये करेंगे। और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को बुरी तरह पराजित किया। जब निजाम 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में पराजित हो गया तो निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि होती है। ये 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिवली पूछता है कि किनके किनके मध्य हुआ था। तो निजाम और बाजीराव प्रथम के मध्य हुआ था। इस संधि में क्या हुआ? तो निजाम ने जितने क्षेत्र जीते थे मराठों के वो सब वापस कर दिए, और ये वादा किया कि हम अब आपके प्रतिद्वंदी को नहीं उकसाएंगे, यानी आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो निजाम के साथ युद्ध जीता, कौन सा युद्ध? तो पालखेड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अब दक्कन की सर्वोच्च शक्ति निजाम नहीं है बल्कि मराठा है। क्लियर? तो जो नेम है, जो डेट्स है, वो आपके मटेरियल्स में है, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आपके दिमाग में चला जाना चाहिए।
अब दूसरा है जो इन्होंने काम किया वो गुजरात विजय। क्या? कोई रात नहीं। गुजरात। ठीक है। गुजरात का क्या मामला था इनके सामने? तो गुजरात का जो प्रांत था उसमें शाहू ने एक व्यक्ति को जिसका नाम त्र्यंबक राव दबादे था। त्र्यंबक राव दबादे, ये सब मटेरियल्स पढ़िए घर में जाके एक बार। इसको चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का जिम्मा दिया था। देखिए गुजरात मराठों के अधीन नहीं था। मराठे गुजरात से चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे। गुजरात अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, जिसका लाभ उठाकर करके मराठे क्या कर रहे थे? गुजरात से चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? गुजरात मुगल साम्राज्य का अभी भी अंग था, लेकिन मुगल की शक्तिहीनता का लाभ उठा करके मराठे गुजरात से जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे। और शाहू ने जो छत्रपति बने तो उन्होंने इस चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार जो है जिस व्यक्ति को दिया वो था त्र्यंबक राव दाभादे। कितनी बात दिमाग में गई? अब त्र्यंबक राव दाभादे की महत्वाकांक्षा क्या हो गई कि वो मालवा को जीत करके एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। यानी गुजरात और मालवा के दोनों के मालिक बनना चाहते थे, और चौथ और सरदेशमुखी वो नहीं दे रहा था, यानी उसका पैसा कोष में जमा नहीं कर रहा। गुजरात भी नहीं दे रहा था। गुजरात नहीं, मतलब इसका आप नहीं याद था, लेकिन ये वहाँ नहीं दे रहा था। ओह अच्छा, ये हाँ, त्र्यंबक राव दाभादे। धीरे धीरे समझिए ना इसको। अब ऐसी परिस्थिति में जो है त्र्यंबक राव दाभादे ने निजाम से मित्रता भी कर ली, यानी हम शाहू की सत्ता को नहीं मानेंगे। तब इसका प्रत्युत्तर क्या हुआ कि 1731 ईस्वी में इसके विरुद्ध बाजीराव प्रथम ने सैनिक कार्रवाई की। किसके विरुद्ध? त्र्यंबक राव दाभादे। और उसके बाद दभोई के युद्ध में इसको पराजित किया। दभोई। और उसके बाद पराजित करने के बाद गुजरात को जो है 1738 में मराठा साम्राज्य का अंग बना। बात समझ में आई? फिर से इसको दोहरा देते हैं ताकि फिर से आप समझ लीजिए कि गुजरात के साथ संबंध के मामला में क्या है। तो जब बाजीराव प्रथम पेशवा बने तो गुजरात मुगल साम्राज्य का ही प्रांत था, लेकिन अब मुगल साम्राज्य जो है वो शक्तिशाली नहीं रहा था, इसलिए मराठे चौथ और सरदेशमुखी गुजरात से वसूल करते थे। और इसका जिम्मा शाहू ने त्र्यंबक राव दाभादे को दे दिया। लेकिन त्र्यंबक राव दाभादे की महत्वाकांक्षा जो है काफी जाग गई थी, और वो मालवा को हस्तगत करके जो है एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, और इसके लिए उसने निजाम से जो है संधि भी कर ली थी। जब ये बात बाजीराव प्रथम को पता चला तो बाजीराव प्रथम ने 1731 ईस्वी में चंद्रराव दाभादे के खिलाफ जो है अभियान किया और उसको दभोई के युद्ध में पराजित किया। 31 में। और उसके बाद 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य का अंग बना। क्लियर? पूरी बात समझ में आई? ये दो हमने आपको बताया। एक निजाम के साथ क्या संबंध, सीक्वेंस में चलिए, सीक्वेंस में समझते हुए चलिए। आप यकीन रखिए कि पूरा पेशवा एकदम दिमाग में आपके चल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि एक एक बात ऐसा जाए कि हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो ये दो। अब तीसरा मुद्दा पर आते हैं। तीसरा मालवा विजय। तीसरा कौन था? मालवा विजय। जहां तक मालवा का समय, तो पहले यह समझिए कि उस समय मालवा था क्या, क्या इंपॉर्टेंस था इसका। तो यमुना नदी देख रहे हैं ना, यमुना नदी देख रहे हैं, विंध्याचल भी आपके दिमाग में, बोलिए तो दिखा देते हैं। नहीं देख लीजिए, जब तक मैपिंग नहीं रहेगा दिमाग में तब तक पढ़िए ऐसा कि पढ़ाई टेंशन नहीं लगे। पढ़ाई टेंशन नहीं। देखिए ये तो गुजरात हो गया, ठीक है। यमुना नदी कहां पर है आपको?
दिखाते हैं आपको, सॉरी फिजिकल लइए ना, फिजिकल में ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिजिकल। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है ना, यस सर। और ऊपर से हाँ, और ये जो इलाका देख रहे हैं ये वाला, यही जो है यमुना नदी, ठीक है। अब आप देखिए कि दूसरा ये जो इलाका है ये वाला, ये विंध्याचल है, यहां पर ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात का इलाका है। तो यहां से यहां तक का जो इलाका देख रहे हैं यही उस समय मालवा था। क्या था? यूपी का भाग। अब देखिए मालवा ऐसे जगह पर स्थित था कि ये अगर दक्कन जाना है, दिल्ली से दक्कन जाना है तो आपको मालवा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। गुजरात को दक्कन जाना है तो मालवा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। गुजरात को दिल्ली आना है तो मालवा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि मालवा एक ऐसे जगह पर स्थित था कि जिसका उस पर कब्जा हो जाता तो उसकी शक्ति काफी बड़ी रहती। इसलिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में या बाद के कालों में भी जो भी हम पढ़ रहे हैं तो मालवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्लियर? भौगोलिक रूप से देख लिया आपने। अब देखिए कि ये व्यापारिक के मार्ग पर स्थित होने के कारण काफी महत्वपूर्ण था। ऐसी परिस्थिति में बालाजी विश्वनाथ जो थे वो इससे चौथ वसूल करने में असफल रहे थे, यानी इनके पिता बाजीराव प्रथम के उससे चौथ नहीं वसूल कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ये जो जिसके अधिकार में था वो गिरधर बहादुर के अधिकार में था मालवा। तो 1728 में यहां वो आक्रमण करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो गिरधर बहादुर अमझेरा के युद्ध में पराजित हो जाता है। मालवा का जो प्रांतपति कहिए, शासक कह लीजिए। और उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर ये सेनापति रहते हैं किसके? बाजीराव प्रथम के। तो मुगलों को वहां से उखाड़ फेंकते हैं मालवा से। और मुगलों के तरफ से जो लोग थे जो लड़ रहे थे मालवा में, वो सवाई जय सिंह, मोहम्मद खां बंगश। तो सवाई जय सिंह और मोहम्मद खां बंगश मालवा में पराजित हो जाते हैं। और इस प्रकार से 17 नवंबर 1734 ईस्वी को पिल्लोजी जाधव ने वजीर कमरुद्दीन खां को भी पराजित कर दिया। और 1735 ईस्वी तक आते आते मालवा पूरी तरीके से जो है वो मराठा प्रभाव में आ गया। तो इस तरीके से बाजीराव प्रथम को ने मालवा को भी विजय किया। अब दूसरा जो चीज है वो है बुंदेलखंड की विजय। बुंदेलखंड की जी सर। या इसमें ज्यादा प्रिपरेट हेडिंग होगा बुंदेलखंड का मामला। इसका विजय नहीं किया था उन्होंने। बुंदेलखंड एक सरदार था, बुंदेला सरदार छत्रसाल, उसका नाम आप लोग सुने होंगे, उसके नियंत्रण में था। छत्रसाल कौन? वीर सिंह बुंदेला का पुत्र, याद होगा, या उसके पूर्वज वीर सिंह बुंदेला, जिसकी वीर सिंह बुंदेला ने से हत्या करवाई थी जहांगीर ने, किसके? अबुल फजल की। तो बुंदेलखंड से मुगलों का हमेशा जो है वो संघर्ष चलता रहा था। ये पूर्व के कालों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बाजीराव प्रथम के समय में बुंदेलखंड जो था वो छत्रसाल के अधीन था। और मुगल जो थे मोहम्मद खां बंगश, जो इलाहाबाद का सूबेदार था, उसके अधीन ही बुंदेलखंड आता था। बुंदेलखंड कोई अलग रियासत नहीं थी, बस एक जंगली इलाका था। और इसलिए बुंदेलखंड को जो है इलाहाबाद के स्वामित्व में दिया हुआ था। और इलाहाबाद में उस समय मोहम्मद खां बंगश जो था वो मुगल सूबेदार था। तो
तो छत्रसाल मोहम्मद खां बंगश से स्वतंत्र होना चाहता था। तो ऐसे में इसने पेशवा बाजीराव प्रथम से संपर्क स्थापित किया और पेशवा बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल को सहयोग दे दिया और ऐसी परिस्थिति में 1728 ईस्वी में छत्रसाल ने मुगलों को पराजित कर दिया और इस तरीके से जो है वो छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम के लिए भव्य दरबार का आयोजन करवाया और उस दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी थी मस्तानी, उसको बजाते तौर पे पेश किया गया, डांस करवाया गया इस उद्देश्य से कि देखिए हम मुसलमानों को नचवा रहे हैं, अब हम जो है पूरी तरीके से इस क्षेत्र में काबिज हो चुके हैं। तो जो बुंदेलखंड का मामला है उसमें आप ये कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम ने अपने प्रभावाधीन ला दिया, उसको मिलाया नहीं मराठा साम्राज्य में, बल्कि उसको अपना जो है करद बना लिया। जो करद मुगलों का था, इलाहाबाद का था, जो मोहम्मद खां बंगश के अधीन था, उसको अब छत्रसाल को अपने अधीन ले आया। तो इस पर आरोप भी लगता है, इसी को देख करके कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाजीराव प्रथम ने जो है वो एक प्रकार से सांप्रदायिक नीति अपनाई, एक गलत नीति अपनाई। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप गौर से देखिएगा तो बाजीराव का अधिकांश युद्ध जो है वो हिंदुओं ही के खिलाफ हुआ है। बाजीराव प्रथम ऐसा नहीं था कि संपूर्ण भारत को जीत करके जो है एक अखंड भारत की परिकल्पना करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो उनकी नीतियां दूसरी होती। उन्होंने अपने साम्राज्य को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि बाद के पेशवाओं से संभल नहीं पाया और फिर वही हुआ कि मराठा सरदार पुनः स्वतंत्र होना शुरू किए। तो नीति अगर ये होती कि जिस प्रकार से मुगलों ने कन्फेडरेशन बनाया था, वो कन्फेडरेशन अगर बाजीराव प्रथम बनाते तो ज्यादा सफल रहते। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि थी वो बाजीराव की प्रथम की सफल नीति नहीं थी। भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति कभी सफल हुई नहीं उस काल में, जिस पीरियड का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखिए दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण। तो अब उसके बाद 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम दिल्ली पहुंचते हैं। मुगल सम्राट इस समय मोहम्मद शाह था। कितना निशक्त हो गया था मुगल, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मात्र 3 दिन तक बाजीराव प्रथम रुके दिल्ली में। 31 मार्च को वापस हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी मालवा की सूबेदारी मिल गई जिसको पराजित कर चुके थे। 13 लाख रुपया वार्षिक नगद धनराशि देने का वादा किया गया, तब जो है वो दिल्ली से गए। यानी इस संधि के मुताबिक जो था, जो हुआ था, उसमें 10 लाख रुपया वार्षिक देना था किसको? मराठों को, मुगलों को। लेकिन बाजीराव प्रथम ने इस बाजी को पलट दिया। क्या कि अब मुगल 13 लाख रुपया जो है देंगे किसको? मराठों को। और इस ढंग से वो दिल्ली पर एक प्रकार से जो है वो अपने नियंत्रण में ले लिया और वापस जो है वो अपने क्षेत्र में चले गए। अब यही नहीं बल्कि विदेशी शक्ति थी, उसको भी बाजीराव ने पराजित किया। और वो कौन थी? बसीम, यानी पुर्तगीज। तब पुर्तगीज बसीम पर काबिज थे, कब्जा किए हुए थे। वहां 1739 में मराठा सेनापति चमनाजी अप्पा को भेजा गया और पुर्तगालियों को उसने पराजित किया और उसके बाद बसीम पर अधिकार कर लिया और पुर्तगालियों से 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है वो पैसा वसूल किया। तो इस तरीके से छात्रों आपने देखा कि बाजीराव प्रथम ने उन कार्यों को किया जो कार्य शिवाजी भी नहीं कर पाए और मराठा शक्ति को एक न सिर्फ मराठवाड़ा में संगठित किया बल्कि मराठवाड़ा से निकल करके बाहरी क्षेत्रों में भी मराठा प्रभाव को बढ़ाया। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर इसके बाद जो अन्य पेशवा हैं उसको इस खंड के इस भाग के दूसरे भाग में हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
राम